नमस्कार। वन आवरण वाली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जैसा मैंने पहले आपको बताया कि देशों जहाँ पर वन आवरण काफ़ी कम हो गया है, उन क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम शुरू करने चाहिए कि वनों का विकास हो सके छोटे लेवल पर। इसमें इस तरीके के प्रोग्राम चलाने में दक्षिणी कोरिया और चीन को काफ़ी सफलता मिली है। तो उन्होंने जो मॉडल अपनाए हैं उसको समझ के इस्तेमाल किया जा सकता है। दक्षिणी कोरिया में इस तरह का कार्यक्रम 1970 में शुरू किया गया। सहकारी समितियों की मदद से निजी एवं सरकारी जमीनों पर पेड़ लगाए गए, प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे। कभी इन पेड़ों को बेच के जो प्रॉफिट होगा वो शेयरिंग बेसिस पे होगा, लोगों को मिलेगा और उस सहकारी समिति को भी उससे लाभ होगा। इन समितियों को राष्ट्र स्तर की संस्था से जोड़ा गया जो इन्हें तकनीकी ज्ञान और पैसा दे। परिणाम स्वरूप इससे क्या निकला? स्वरूप 1977 में 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जलाऊ लकड़ी हेतु वनों का विकास हो गया दक्षिणी कोरिया। अगर आगे भविष्य के बारे में बात की जाए, द्वितीय विश्व के युद्ध के पश्चात उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप में उन क्षेत्रों में पुनः वन विकसित किए गए जो खेती हेतु साफ कर दिए गए थे। दोबारा से वहां पे प्लांटेशन की गई अमेरिका और यूरोप में। इसके अतिरिक्त खाली पड़ी भूमि में स्वतः ही वनों का विकास हो गया। जापान, जहां की 75% भूमि पहाड़ी और वनाच्छादित है, पेड़ काटने के बड़े सख्त कानून है वहां पे जापान में। अपने वनों को काटने की बजाय ये राष्ट्र नीति है कि लकड़ी का आयात किया जाए। जापान की ये राष्ट्रीय नेशनल पॉलिसी है कि भी अपने पेड़ नहीं काटने, बाहर से पैसे देके और लकड़ी की जो जरूरत है बाहर से आयात करेंगे, अपने पेड़ नहीं काटेंगे। और जापान में उन्होंने लॉज में, अगर आप सरकारी क्षेत्र में अगर इलीगली लकड़ी काटते हुए पकड़े गए तो बहुत भारी कठोर धाराएं आपके ऊपर लगती हैं। सस्टेन हाई यील्ड फॉरेस्ट, ये कॉन्सेप्ट अमेरिका में लाया गया था। इसको हिंदी में कह सकते हैं लगातार ज्यादा उपज देने वाले वन। का मतलब है कि वनों के बढ़ने से उसकी कटने की दर अधिक ना हो। सस्टेन हाई यील्ड फॉरेस्ट में कि उतनी गति से आप वन काट रहे जिस गति से वो बढ़ रहा है। इस तरह का संतुलन जापान, पश्चिमी जर्मनी एवं स्वीडन ने पहले ही प्राप्त कर लिया है। ये लोग पहले ही अचीव कर चुके हैं इस टारगेट को। अमेरिका भी ये स्तर प्राप्त कर गया है। अमेरिका में देश के सभी भागों में तो नहीं, पर एज ए होल, एक पूरे अगर कंट्री की बात करें तो अमेरिका भी ये स्तर पा गया है। वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर औद्योगिक क्षेत्रों के समीप के वन उत्पादन को भविष्य में घटा सकता है। जो इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास जो फॉरेस्ट हैं उनको उनसे पोल्यूशन होना, जो कारखानों से जो पोल्यूशन होता है वायु, उससे इनको बड़ा भारी खतरा है। अम्लीय वर्षा, ये भी काफ़ी शब्द जब हम संरक्षण की बात करते हैं तो सुनने को मिलता है। अम्लीय वर्षा के लिए कहते हैं दे इनिशियली हेल्प टू ग्रो ट्री बट लेटर अटैक रूट सिस्टम एंड लीव्स। सल्फर और नाइट्रोजन जो ऑक्साइड हैं पॉल्यूटेंट्स, अम्लीय वर्षा के लिए कहते हैं। अम्लीय वर्षा मतलब जो वातावरण में प्रदूषण है वो बरसात के साथ जब धरती पे वापस आ जाए बरसात के रूप में, तो ये शुरू में पेड़ को बढ़ने में सहायक होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेकिन बाद में ये जो पेड़ों का रूट सिस्टम है उसको पूरे को खत्म कर देते। तो अम्लीय वर्षा जो है एक बहुत गंभीर खतरा है। उत्तरी पूर्वी अमेरिका, पूर्वी कनाडा तथा मध्य यूरोप में स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। और अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में जर्मनी, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया में
अम्लीय वर्षा की जो हम बात करें, पूरे विश्व के वन उत्पादों की समस्या का समाधान भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से हो सकता है, जहां का वातावरण पेड़ों के शीघ्रता से बढ़ने में सहायक है। सघन वृक्षारोपण से भी कुछ मदद मिल सकती है। अब मैं आपसे एक शेयर करना चाहूँगा, एक ये अखबार है, ये है 9 अक्टूबर 2011 का हिंदुस्तान टाइम्स। इसमें भारत के विषय में कुछ आंकड़े दिए हुए हैं और इसका सोर्स है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट। इसके अनुसार भारत के 21% भूभाग पे फॉरेस्ट कवर है। उसमें ही आगे कहते हैं, मेंशन है कि लेस देन 30% ऑफ दिस फॉरेस्ट कवर इज डेंस। जो ये 21% है कुल फॉरेस्ट, इसका 30% ही केवल सघन वन की श्रेणी में आता है। फिर ये आगे मेंशन करते हैं, इंडिया हैज लॉस्ट मोर देन 50 लाख हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट सिंस इंडिपेंडेंस एन एरिया बिगर देन स्वीडन। भारत 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का वन गंवा चुका है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जो कि स्वीडन जितना बड़ा कंट्री है, स्वीडन उतना बड़ा एरिया कवर करता है। वी लॉस्ट एन एवरेज 1.47 लाख हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट बिटवीन 1976 एंड 1980। 1976 से 80 के बीच में 1.47 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर हम गंवा दिए। और इसी कारण से भारत सरकार जो है वो 1981 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लेके आई। आगे ये लिखते हैं कि डिस्ट्रक्शन पिक्ड अप इन मिड 2000, कि ये जो वनों का नाश हो रहा था ये 2000 के मध्य में ये ज़्यादा हुआ। व्हेन द गवर्नमेंट सेट ए टारगेट ऑफ 9% ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, 9% आर्थिक उन्नति का जो टारगेट रखा गया सरकार द्वारा, उससे मतलब 2000 के मध्य में वनों को बहुत नुकसान हुआ। इट पीक्ड, मतलब ये जो फॉरेस्ट कवर हम गंवा रहे थे इसका जो सबसे उच्चतम था 2009 और 2010 में था, जब 87,000 हेक्टेयर जो है, it peaked in 2009-2010 when 87,000 हेक्टेयर were diverted। ये जो जमीन थी 87,000 हेक्टेयर वन की, इसको डाइवर्ट कर दिया गया, जो कि पिछले 5 सालों का दुगना था। तो ये कमोबेश हमारे यहाँ की स्थिति है फॉरेस्ट की। तो हमने अभी ये देखा कि 2011 में पूरे विश्व में केवल 30% भूमि पे ही वन थे, और हमारे यहाँ तो स्थिति काफ़ी ख़राब है। और इस स्थिति को सुधारने के लिए अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग स्कीम केंद्र सरकार द्वारा समय समय पे चलाई गई है, चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे। लेकिन कुछ तो करप्शन और इम्प्लीमेंट जो स्कीम्स होती हैं वो ग्राउंड पे उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से प्लान की जाती हैं। ये एक सबसे बड़ा दिक्कत का विषय है हमारे यहाँ, और इसके ऊपर जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की है चाहे राज्य सरकार है, इनको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय के अंदर ये स्थिति और ख़राब हो जाएगी। और कुछ आम जनता को भी सोचने की ज़रूरत है, केवल सब चीज़ें सरकार के ऊपर नहीं डाली जा सकती। जैसे मैंने बताया कि जो पानी का अति दोहन जो जिस तरीके से लोग गाँव के अंदर अभी कर रहे हैं,
आने वाले समय में बहुत स्थिति खराब हो जाएगी, बहुत ही खराब, इतनी खराब कि जिसके बारे में हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। धन्यवाद।